जस्ट इमेजिन कि आपके अंकल एक मल्टी मिलियनर है और वो चाहता है कि आप उनकी इंडस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएं। आपको वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो कैसा रहेगा? बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, राइट? लेकिन यही ऑफर जब टाटा ग्रुप के तब के ओनर सर दोराबजी टाटा ने होमी भाभा को दिया था, तब उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा कि मेरे सपने इससे भी बड़े, मैं चाहता हूँ, मैं बहुत पैशनेट हूँ फिजिक्स के मामले में और मैं फिजिक्स में बहुत सारी स्टडी करना चाहता हूँ। ऐसी सेल्फलेसनेस और अपने पैशन के प्रति बर्निंग डिजायर होने वाले पद्म भूषण सर होमी भाभा के बारे में आज मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने इतना बड़ा ऑफर रिजेक्ट किया था, इसके साथ साथ उनके पिताजी और अंकल दोराबजी टाटा ने अग्री किया कि ठीक है, आप फिजिक्स की पढ़ाई कर लीजिए और उनको उसके लिए कैम्ब्रिज भेज दिया। आप जानते होंगे कि होमी भाभा एक काफी रिच बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था कि यार रिच बैकग्राउंड से है तो बस पापा के पैसे पे जीना है। वो हमेशा पैशनेट रहते थे फिजिक्स के मामले में, उनको साइंस बहुत ज़्यादा पसंद आता था, इसलिए वो उसमें काम करना चाहते थे, उसमें कुछ रिसर्च करना चाहते थे और अपना नाम उस चीज़ में, उस फील्ड में बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने कैम्ब्रिज से ही पीएचडी भी हासिल की और वहाँ पर वो रुके नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि जब पीएचडी मिल जाती है व्यक्ति को, वो रिसर्च करना बंद कर देता है, उसको लगता है यार डिग्री मिल गई अब क्या चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर रुके नहीं, उनका पैशन वहाँ पर थमा नहीं, वो वहाँ पर भी मेहनत करने लगे, वहाँ पर भी और रिसर्च करने लगे और उसी की बदौलत उन्होंने भाभा स्कैटरिंग, एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है जिसको डिस्कवर किया, जो कि आज भी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में काम आता है। जैसे कहा जाता है ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राइट? तो ऐसा ही कुछ हुआ होमी भाभा के वक्त। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था तब वो भारत लौटे थे अपनी हॉलीडेज के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर कैम्ब्रिज में थे और यहाँ पर वो भारत आ गए थे वैकेशन के लिए, और इतने में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 होना नहीं चाहिए था, वहाँ पर बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया, बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी हुई, वहाँ पर होमी भाभा के पूरी तरीके से प्लान्स चेंज हो गए। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो सोचता है ठीक है, वर्ल्ड वॉर एक बार ख़त्म हो जाए तो मैं वापस कैम्ब्रिज चला जाऊँगा और वहाँ पर अपना काम करने लगूँगा, लेकिन वहाँ पर वो रुके नहीं। उन्होंने सोचा मैं भारत में हूँ तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करूँगा। उन्होंने IISc बेंगलुरु में एडमिशन लिया और वहाँ पर वो पढ़ाई करने लगे और धीरे धीरे उनके मन में एक सवाल पैदा होने लगा कि मैं तो वहाँ पर जा सका, मैं कैम्ब्रिज जा सका, लेकिन जिनको भी रिसर्च करना है, जिनको भी कुछ एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करना है, उनको हज़ारों किलोमीटर दूर जाने की भला क्यों ज़रूरत है? हमारे भारत में क्या एक भी स्कूल नहीं है जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस कर सके? ऐसा उन्होंने अपने आप से सवाल पूछा। और मैं आपको बता दूं कि JRD टाटा उनके एक काफ़ी अच्छे दोस्त थे और उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने सोचा कि क्या हम एक इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, क्या हम एक स्कूल बना सकते हैं जहाँ पर भारत के बच्चे यहीं पर रहकर कुछ बढ़िया कर सकेंगे, कुछ रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करके देश का नाम यहीं से रोशन कर सकेंगे। उनको हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर लाखों रुपए खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी विजन के साथ उन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को एक प्रपोजल दिया कि क्या हम भारत के अंदर एक स्कूल खोल सकते हैं जहाँ पर रिसर्च का काम हो। और हम जानते हैं कि टाटा ट्रस्ट कभी भी अच्छे काम के लिए मना नहीं करते, और उन्होंने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया और गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे की मदद से उन्होंने TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और वहाँ पर डायरेक्टर बन गए होमी भाभा। और TIFR के लिए जो उनका विजन था वो मान लो एक सपना पूरा होने जैसा था, क्योंकि TIFR की इंस्टीट्यूट थी वो इतनी तेज़ी से ग्रो होने लगी कि उन्होंने इतना सोचा भी नहीं था और उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ था। आप अगर आज देखें तो भारत में बहुत सारे रिसर्चेस होते हैं, फंडामेंटल रिसर्च पे बहुत ज़्यादा काम होता है TIFR में। आज भी इतने सालों बाद भी उनका TIFR के लिए जो कंट्रीब्यूशन था वो आज भी हम याद कर सकते हैं, क्योंकि आज भारत के लिए TIFR एक बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है रिसर्च के मामले में। और हम कह सकते हैं कि TIFR ने मान लो भारत की न्यूक्लियर मिशन की कहीं ना कहीं नींव रखी थी, क्योंकि हम जानते हैं कि होमी भाभा का बहुत बड़ा योगदान था न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, शास्त्री जी, इन सारी बड़ी हस्तियों ने उनकी बहुत तारीफ की। होमी भाभा को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलने लगा, और ये सिर्फ हम भारत की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया भर में उनको एक पैशनेट, एक विजनरी लीडर के रूप में देखा गया।
एक विजनरी साइंटिस्ट के रूप में देखा गया, क्योंकि उनका जो डेडिकेशन था साइंस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा था। और पूरे वर्ल्ड ऑफ साइंस हम जिसे कह सकते हैं कि साइंस की फील्ड में पूरी दुनिया में उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। धीरे धीरे करते करते भारत का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में रोशन किया। और जैसे ही भारत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर रहा था न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में, इतने में 1966 में एक एयरप्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी कई सारी थियोरीज है जो बताती है कि ये एक प्लान्ड एक्सीडेंट था। तो इसके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनका चले जाना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। उन्होंने मात्र 2 दशकों में यानी कि 20 साल के पीरियड में भारत को साइंस के क्षेत्र में जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाया था वो वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है। उनके पास विजन था, उनके पास नॉलेज था, उनके पास डेडिकेशन था, इसीलिए वो भारत के लिए इतना कुछ कर पाए। हम भी कर सकते हैं, हमारे पास भी विजन होना ज़रूरी है। उनकी तरह क्या हम छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस रियल लाइफ हीरो की स्टोरी सबको पता चले। ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। सिंपली आपको नीचे वाला लाइक बटन दबाना है और मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर आपको कोई सजेशन है, आप किसकी रियल लाइफ स्टोरी देखना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर से ऑन कर दीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।